हैरिंगटन हाई स्कूल का फुटबॉल स्टेडियम गालियों से गूंज रहा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक थका देने वाले प्रैक्टिस सेशन के बाद कोच विलिस अपने प्लेयर पर बुरी तरह भड़का हुआ था। आने वाले फ्राइडे को स्कूल टूर्नामेंट होने वाला था, पर विलिस को अपनी टीम अब भी कमजोर लग रही थी। गुस्से में विलिस ने प्लेयर्स को जी भर के गालियां दी और उन्हें वहां से भगा दिया। विलिस गुस्से में वहां तोड़फोड़ करने लगा, जिससे घास पर लगा वाटर स्प्रिंकलर भी टूट गया। कोई देख न ले, इस डर से विलिस हाथों से पानी की फुहार रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक साया उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। विलिस ने गुस्से में मुड़कर पीछे देखा। शायद वो कोई जाना पहचाना चेहरा था। विलिस ने उससे चिढ़कर कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन वो साया कुछ पल बुत की तरह खामोश खड़ा रहा और फिर एक झटके से विलिस की तरफ बढ़ गया। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ी और रात हो गई। अभी स्कूल की बजट मीटिंग खत्म हुई थी। ज्यादातर स्टाफ और टीचर्स अपने घर जा चुके थे। आखिर में स्कूल की प्रिंसिपल मिस ड्रेक ड्रामा टीचर मिसेस ओल्सन के साथ बाहर निकली। स्कूल का दरवाजा बंद करते हुए ड्रेक को अचानक याद आया कि उसकी चाबियां तो ऑफिस में ही छूट गई हैं। उसने मिसेस ओल्सन को घर जाने को कहा और चाबियां लेने वापस ऑफिस में आ गई। डेस्क से चाबियां उठाकर वो बाहर जाने के लिए जैसी ही मुड़ी, सामने देखकर वो एक पल के लिए चौंक उठी। दरवाजे पर कोच विलिस खड़ा था। गरम मिजाज विलिस का बर्ताव अचानक बदल गया था। वो बिल्कुल शांत निगाहों से ड्रेक को घूर रहा था। ड्रेक ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताइए कोच विलिस, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? विलिस ड्रेक के करीब आया और फुसफुसाकर बोला, मिस ड्रेक, आज आप गजब की खूबसूरत लग रही हैं। ड्रेक ने चिढ़कर कहा, कोच विलिस प्लीज घर जाइए, आप नशे में लग रहे हैं। ये कहकर ड्रेक उसे टालती हुई बाहर जाने लगी, पर विलिस ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, मिस ड्रेक, मैं तो बस यहां पेंसिल लेने आया हूं, मुझे बस एक पेंसिल चाहिए। ड्रेक ने गुस्से में डेस्क से पेंसिल का एक बंडल उठाया और विलिस को थमाते हुए बोली, लीजिए, ये रही पेंसिल, ले जाइए और मुझे जाने दीजिए। मगर विलिस ने प्यार से ड्रेक की कलाई पकड़ ली। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसके अंदर हैवानियत समा गई। उसने वो नुकीली पेंसिल ड्रेक की हथेली के आर पार घुसा दी। ड्रेक दर्द से चीख उठी और बचाव में चाबियों का गुच्छा विलिस के चेहरे पर दे मारा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर वो पूरी जान लगाकर मेन डोर की तरफ भागी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। जान बचाने के लिए वो साइंस लैब की तरफ दौड़ी ताकि खिड़की से निकल सके, लेकिन खिड़की खोलने से पहले ही विलिस वहां धमका। डर और गुस्से में ड्रेक ने फौरन एक कांच की शीशी उठाई और उसके सिर पर दे मारी और सुरक्षा के लिए सीजर उठाकर बाहर भागी। तभी उसे मेन डोर के कांच से मिसेस ओल्सन बाहर खड़ी दिखाई थी। ओल्सन ने घबराते हुए पूछा, मिस ड्रेक, आप अपनी किताब लेने आई थी, आपकी चीख सुनी, सब ठीक तो है ना? ड्रेक दरवाजे पर आई और मिसेस ओल्सन को बताया कि विलिस उसे मारना चाहता है। ड्रेक दरवाजा खोलने के लिए ओल्सन के आगे गिड़गिड़ाने लगी, मगर ओल्सन ने कहा, मेरे पास चाबी नहीं है मिस ड्रेक, चाबी तो आपके पास थी। ड्रेक को याद आया कि चाबियां ऑफिस में ही गिर गई थीं। वो बिना देरी किए वापस ऑफिस गई और चाबियां उठाई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, विलिस कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ा था, खून से लथपथ। ड्रेक पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागी और ताला खोलने लगी। उधर विलिस भी किसी भूखे भेड़िए की तरह उसकी ओर लपका। वो उसे दबोचने ही वाला था कि ड्रेक ने ताला खोल लिया और बाहर निकलकर विलिस को अंदर ही लॉक कर दिया। ड्रेक की जान में जान आई। उसने विलिस को एक गंदी गाली दी और राहत की सांस लेते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने मिसेस ओल्सन हाथ में सीजर लिए खड़ी थीं। उसके चेहरे पर विलिस जैसा ही सूनापन था। ड्रेक को समझ पाती उससे पहले ही ओल्सन किसी जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ी और सीजर घोप घोप कर उसका शरीर छलनी कर दिया। ड्रेक की चीखें स्कूल की दीवारों में हमेशा के लिए दफन होकर रह गईं। वो खौफनाक रात बीत गई, पर अगली सुबह जो हुआ वो और भी अजीब था। हैरिंगटन हाई स्कूल में सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। स्टूडेंट्स मौज मस्ती कर रहे थे और टीचर्स अपने काम में बिजी थे। हैरिंगटन हाई स्कूल स्कूल कम और एक सोशल बैटलफील्ड ज्यादा लगता था।
कहीं झगड़े, कहीं रोमांस, तो कहीं गैर कानूनी धंधे। यहाँ ये सब आम बात थी। यहाँ स्टूडेंट्स अपने नाम से नहीं, अपनी हरकतों से पहचाने जाते थे। इन्हीं में से कुछ खास स्टूडेंट थे जिनकी मंजिलें फिलहाल अलग थीं, पर आगे चलकर एक होने वाली थीं। सबसे पहले केसी, एक इंटेलिजेंट लेकिन सीधा लड़का। वो स्कूल न्यूज़पेपर का फोटोग्राफर था, लेकिन उसे स्कूल का पंचिंग बैग माना जाता था। वो इतना सीधा था कि बुलीज उसे जब चाहे पीट देते थे। फिर थी डिलाइला, स्कूल की क्वीन भी। जितनी खूबसूरत उतनी ही घमंडी। वो स्कूल न्यूज़पेपर की एडिटर इन चीफ थी और हेड चीयरलीडर भी। तीसरा था स्टेन, स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन। वो स्कूल का स्टार था और डिलाइला का बॉयफ्रेंड भी। चौथा जिक, एक जीनियस लेकिन बिगड़ैल लड़का, जिसे वैसे तो कॉलेज में होना चाहिए था, पर वो अपना सीनियर ईयर रिपीट कर रहा था। उसकी कार की डिक्की चलती फिरती दुकान थी। फेक आईडीज से लेकर अश्लील फिल्मों के टेप्स और नशे तक उसके पास सब मिलता था। उसका लेटेस्ट प्रोडक्ट था स्केट, एक व्हाइट पाउडर जिसे वो पेन में भरकर नशेड़ियों को धड़ल्ले से बेच रहा था। पांचवी थी स्टॉकली, एक लोनली लड़की जिसे साई-फाई नॉवेल्स पढ़ने का शौक था। उसके काले लिबास से सब उसे एलियन कहकर चिढ़ाते थे। लोगों को खुद से दूर रखने के लिए उसने खुद ही अपने बारे में अफवाहें फैला रखी थी कि उसे लड़के नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो दुनिया से नफरत करती थी, लेकिन चोरी छिपे स्टेन को पसंद करती थी। और आखिर में थी मैरी बेथ, स्कूल में आई नई लड़की। वो मासूम थी और बस एक अच्छे दोस्त की तलाश में थी। स्कूल में अब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन फिर विलिस और ओल्सन दिखाई दिए। विलिस पागलों की तरह बस पानी पिए जा रहा था और ओल्सन के तो तेवर ही बदल गए थे। हमेशा डरी सहमी रहने वाली टीचर अचानक से नीडर और गुस्सैल हो गई थी। वो दोनों बाकी टीचर्स को किसी शिकार की तरह देख रहे थे। कुछ देर बाद स्कूल की सबसे बूढ़ी टीचर मिसेस ब्रिमेल फैकल्टी रूम में अकेली थीं। तभी ओल्सन चुपके से अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। शायद स्कूल की एक और टीचर अब शिकार बनने वाली थी। दूसरी ओर केसी भीड़ भाड़ से दूर फुटबॉल ग्राउंड में बैठा था। आज कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बहुत मारा था और वो कुछ नहीं कर पाया। इसी बात से उसे अफसोस भी था। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर घास में पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वो किसी जीव का लार्वा लग रहा था, लेकिन उसकी बनावट किसी भी आम जीव से अलग थी। वो किसी फॉसिल की तरह बिल्कुल सूखा था। किसी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा में वो उसे उठाकर साइंस लैब ले आया और साइंस टीचर मिस्टर फॉरलॉन्ग को दिखाया। मिस्टर फॉरलॉन्ग माइक्रोस्कोप से उसकी जांच करने लगे। जिज्ञासा से भरे सारे बच्चे उन्हें घेरे खड़े थे। तभी फॉरलॉन्ग ने माथे की लकीरें गहरी की। उन्होंने हैरान होते हुए कहा, यह तो किसी मोसोजोआ जैसा लगता है, यानी कि एक ऐसा पैरासाइट जो आमतौर पर स्क्विड या ऑक्टोपस की किडनी में पाया जाता है। यह सुन के केसी ने हैरानी से कहा, मिस्टर फॉरलॉन्ग, आपका कहना है कि यह समुद्र में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन यह यहां ओहायो में कैसे आया? क्योंकि यहां हजारों मील दूर तक समंदर का नामो निशान नहीं है। फॉरलॉन्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने केसी की तरफ देखा और कहा, केसी, मैं तुम्हें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा, लेकिन शायद तुमने एक नई स्पीशीज ढूंढ निकाली है। हमें इसे यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए। अगर ये सच में नई स्पीशीज हुई तो स्कूल को अच्छा खासा फंड मिल सकता है। इन्हीं बातों के दौरान गलती से एक गिलास पानी उस जीव पर गिर गया। पानी लगते ही वो सूखा जीव जिंदा उठा और हिलने लगा। फॉरलॉन्ग समझ गए कि ये एक जलीय जीव है। उन्होंने उसे पानी से भरे एक फिश टैंक में डाल दिया। पानी में जाते ही उस जीव में पूरी तरह जान आ गई और उसके शरीर से रेशेदार टेंटिकल्स निकल आए। फॉरलॉन्ग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पानी में हाथ डालकर उसे छूने की कोशिश की। तभी देखते ही देखते वो जीव रेप्लिकेट हो गया, यानी एक से दो हिस्सों में बट गया। फॉरलॉन्ग और सारे स्टूडेंट्स हैरानी से उसे देखते रह गए। अचानक उस जीव ने फॉरलॉन्ग की उंगली पर काट लिया। वो दर्द से चीख पड़े। उस जीव के दांत इतने पैने थे कि उनकी उंगली बुरी तरह जख्मी हो गई। इस बीच स्टॉकली ने टैंक के कांच पर अपना हाथ रखा तो वो जीव अपने टेंटिकल्स को हाथ की शेप में ढालने लगा। साफ था कि वो जीव केवल खतरनाक नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी था। फॉरलॉन्ग ने अपनी उंगली दबाते हुए सभी बच्चों से कहा,
जब तक यूनिवर्सिटी से कोई इसकी जांच करने के लिए नहीं आता, मेरी सलाह है कि तुम सब इससे दूर ही रहो। उधर स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन स्टैन अपने करियर को लेकर उलझन में था। वो स्कूल का स्टार प्लेयर था और पिछले साल उसने टीम को चैंपियनशिप भी जितवाई थी, जिस वजह से वो सबका चहेता था। स्टेन पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसके टीचर्स उसे पास कराने के लिए जबरदस्ती उसके ग्रेड्स बढ़ा देते थे। मगर स्टेन को यह खैरात पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक काबिल इंसान के तौर पे पहचाने। इसलिए उसने फुटबॉल छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला किया ताकि अपनी मेहनत के दम पर कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड डिलाइला को यह मंजूर नहीं था। स्टैन को समझ में आ गया कि डिलाइला सिर्फ उसके स्टारडम से प्यार करती है, उससे नहीं। नतीजा दोनों का ब्रेकअप हो गया। उस दोपहर आखिरी प्रैक्टिस के बाद स्टैन ने टीम छोड़ दी और उदास मन से शावर लेने के लिए स्कूल के बाथरूम में आ गया। स्टैन बाथरूम में अकेला शावर ले रहा था, तभी बाहर एक परछाई दिखी। अगले ही पल कोई धीरे धीरे सधे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पैर साधारण नहीं थे, उनसे खाल उधड़ रही थी। स्टैन को आहट हुई। उसने झटके से दरवाजे की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ा, उसकी चीख हलक में अटक गई। उसके सामने उसकी बूढ़ी टीचर मिसेज ब्रमेल खड़ी थीं। उनकी हालत खौफनाक थी, जगह जगह चमड़ी उधड़ी हुई। वो अपनी कपड़े उतारती हुई स्टेन की तरफ बढ़ी और चिल्लाने लगी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं सांस नहीं ले पा रही। इतने में इत्तेफाक से केसी शावर रूम में आया। स्टेन ने उसे फौरन मदद बुलाने को भेज दिया। मिसेस ब्रेमेल रोती हुई स्टेन से लिपट गईं और फुसफुसाकर बोली, वो लोग वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो सबको बदल देंगे। स्टेन बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन इंसानियत के नाते उसने कांपते हाथों से उन्हें सहारा दिया और शांत करने के लिए उनके सिर पर हाथ फेरा। मगर अगले ही पल स्टेन की रूह कांप उठी। जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, बालों का एक गुच्छा चमड़ी समेत उसके हाथ में आ गया। सिर्फ छूने भर से ब्रेमेल के बाल जड़ से उखड़ गए थे और नीचे खून से लथपथ स्कैल्प दिखाई दे रही थी। स्टैन डर के मारे झटके से पीछे हट गया। कुछ देर बाद ओल्सन ने सिचुएशन संभाल ली थी। स्टैन और केसी उसके ऑफिस में थे, जानना चाहते थे कि आखिर मिसेस ब्रेमेल को हुआ क्या है। हालांकि यह साफ था कि इस भयानक घटना के पीछे ओल्सन का ही हाथ था, लेकिन उसने बड़े ही शांत और सहानुभूति भरे अंदाज में एक झूठ गढ़ दिया। उन्होंने कहा, स्टेन, असल में मिसेस ब्रेमेल को कैंसर है। वो बहुत हेवी मेडिकेशन पर हैं, इसी वजह से उनकी ये हालत हुई। कभी कभी वो बेचारी अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठती हैं। ओल्सन ने स्कूल की बदनामी का हवाला देकर उनसे ये बात राज रखने को कहा। स्टेन मान गया, मगर किसी का ध्यान कहीं और था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां ग्राउंड के बीचों बीच कोच विलिस एक स्टैचू की तरह खड़ा बारिश में भीग रहा था। केसी उन्हें देखता रहा। उसे अपने टीचर्स का यह अजीब बर्ताव खटकने लगा था। वहीं दूसरी ओर स्कूल के कोने में ज़क अपनी अलग ही दुनिया चला रहा था। वो कुछ लड़कों को अश्लील फिल्मों के वीडियो टेप्स बेच रहा था। तब इंग्लिश टीचर मिस बर्क की नजर उस पर पड़ गई। बर्क के दिल में ज़िक के लिए फीलिंग्स थी। उन्होंने ज़िक को बड़े प्यार से समझाया, ज़िक, तुम एक होनहार लड़के हो, इन फालतू के कामों में अपना टैलेंट क्यों बर्बाद कर रहे हो? याद रखना, ये हरकतें तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती हैं। मगर ज़िक ने उनकी फिक्र को मजाक में उड़ा दिया। वे बेशर्मी से उल्टा उन्हें ही वो अश्लील चीजें बेचने की कोशिश करने लगा। ज़िक की यह हरकत देख मिस बर्क शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। उधर डिलाइला केसी के साथ स्कूल न्यूज़पेपर के लिए कोई मसालेदार खबर तलाश रही थीं। एक बड़ी स्टोरी की चाहत में वो दोनों फैकल्टी रूम में आ गए, जहां उस वक्त सन्नाटा था। वो चुपके से टीचर्स के सामान की तलाशी लेने लगे। तभी बाहर किसी के आने की आहट हुई। केसी ने फौरन डिलाइला को खींचा और दोनों स्टोर रूम में छुप गए। अगले ही पल मिसेस ओल्सन और कोच विलिस अंदर आए। आते ही दोनों ने पागलों की तरह पानी पीना शुरू कर दिया। ओल्सन ने तो पानी का पूरा गिलास ही अपने चेहरे पर उड़ेल लिया। केसी और डिलाइला स्टोर रूम के जालीदार दरवाजे से ये सब देख रहे थे। ओल्सन ने अपनी उसी सपाट और ठंडी आवाज में पूछा, मिसेस बर्मेल कहाँ है? विलिस ने जवाब दिया, वो नहीं बच पाई, उसका शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका था, यहां की गर्मी ने उसे मार डाला। ओल्सन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यहां के मौसम से बचकर रहना, यह हमारे नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा जल्दबाज और आक्रामक हो जाते हैं।
विलिस ने हामी भरी और फिर पूछा, क्या बाकी सारे टीचर्स हमसे जुड़ चुके हैं? ओल्सन ने कहा, हाँ बस कुछ ही बचे हैं, उनके बाद अगली बारी स्टूडेंट्स की है। उनकी ये अजीब बातें केसी और डेलाइला के पल्ले नहीं पड़ रही थी। तभी स्कूल की नर्स हार्पर किसी काम से फैकल्टी रूम आई। उन्हें देखते ही ओल्सन और विलिस हरकत में आ गए। ओल्सन ने फुर्ती से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और विलिस ने झपटकर हार्पर को सोफे पर पटक दिया। हार्पर चिल्ला भी पाती उससे पहले ही विलिस का चेहरा भयानक हो गया। नसें बाहर उभर आईं और आंखें सफेद पड़ गईं। उसने किसी जंगली जानवर की तरह हार्पर के कान में दहाड़ मारी। तभी उसके मुंह से पैरासाइट जैसा कुछ निकला और सीधा हार्पर के कान में घुस गया। हार्पर के कान से खून की धारा बह निकली और वो खामोश हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर डेलाइला हड़बड़ाकर पीछे कबर्ड से टकरा गई। तभी कबर्ड में छुपी हुई कोई बड़ी सी चीज सीधा डेलाइला के ऊपर आ गिरी। डेलाइला ने जब होश संभाला तो देखा वो मिसेस ब्रेमेल की गली हुई लाश थी। डेलाइला डर के मारे चीखने ही वाली थी कि केसी ने उसका मुंह दबा लिया। आवाज तो दब गई मगर उनकी हलचल विलिस ने सुन ली थी। विलिस दबे पांव स्टोर रूम की तरफ आया। जैसे उसने दरवाजा खोला, केसी ने लोहे की एक रॉड उसके पेट में दे मारी और डेलाइला ने ओल्सन को धक्का दिया। मौका मिलते ही दोनों पूरी रफ्तार से कॉरिडोर की तरफ भागे। मगर बाहर आते ही एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने था। सामने प्रिंसिपल मिसेस ड्रेक खड़ी थीं, लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि ड्रेक की तो कल रात विलिस और ओल्सन ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, मगर अब वो बिल्कुल सही सलामत थीं। सच से अनजान केसी और डेलाइला उन्हें बताने लगी कि कोच विलिस और ओल्सन ने नर्स हार्पर का खून कर दिया है, मगर ड्रेक बस हंस रही थी। वो उनकी मदद करने के बजाय उन्हें गलत ठहराने की कोशिश करने लगी। तभी एक टीचर मिस्टर टेल भी वहां आ गए, लेकिन उनका बर्ताव भी ड्रेक के जैसा ही अजीब था। वो अभी कुछ समझ पाते कि तभी उनकी नजर पीछे गई, जहां नर्स हार्पर जिंदा खड़ी थी, वही हार्पर जो अभी कुछ पल पहले मरी पड़ी थी। यह मंजर बर्दाश्त के बाहर था। केसी और डेलाइला बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाने के लिए सीधा स्कूल से भाग निकले। कुछ देर बाद केसी अपने पेरेंट्स और पुलिस को लेकर स्कूल पहुंचा। उसने सीधा आरोप लगाया कि टीचर्स ने नर्स हार्पर का खून किया है और मिसेस ब्रेमेल की लाश स्टोर रूम में छुपाई गई है। मगर टीचर्स ने बड़ा शातिर खेल खेला था। उन्होंने स्टोर रूम से लाश हटाकर वहां एक डॉल रख दी थी। उनका कहना था कि केसी अंधेरे में इस पुतले को देखकर डर गया था और मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। केसी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने चिल्लाकर कहा, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने और डेलाइला ने खुद लाश देखी थी, आप डेलाइला से पूछ लीजिए। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने डेलाइला के घर फोन किया था, लेकिन वो वहां नहीं है। केसी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है तो नर्स हार्पर को बुलाइए, इन्होंने उन पर भी हमला किया था। प्रिंसिपल ड्रेक मुस्कुराई और बोली, ऑफिसर, नर्स हार्पर की तबीयत खराब है, वो घर पर हैं, मेरे ऑफिस चलिए, मैं फोन पर आपसे उनकी बात करवा देती हूं। ड्रेक ऑफिसर को लेकर अपने केबिन में आई। जब थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आए तो नजारा बदल चुका था। ड्रेक ने केसी के पेरेंट्स से कहा, हमने मिसेस ब्रेमेल और हार्पर दोनों से बात कर ली है, वो बिल्कुल ठीक है ना ऑफिसर? ऑफिसर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हाँ में हाँ मिला दी। केसी का माथा ठनका। वो समझ गया कि ड्रेक ने ऑफिसर को भी अपने वश में कर लिया था। ऑफिसर ने केसी के पेरेंट्स से कहा, यहां सब ठीक है सर, आपका बेटा शायद अटेंशन पाने का नाटक कर रहा है। ये कहकर ऑफिसर अपनी टीम को लेकर चला गया। पुलिस के जाते ही ड्रेक ने कहा, केसी क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? मुझे तुम्हारे मॉम डैड से अकेले में कुछ बात करनी है। केसी ड्रेक का खौफनाक इरादा भाप गया। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसने तुरंत झूठ बोला, डैड शायद मैं ही वहम में था, मैं अपनी गलती मानता हूं। यह कहकर वो बिना एक पल गवाए अपने पेरेंट्स को लेकर वहां से निकल गया। अगले दिन केसी डरा सहमा स्कूल पहुंचा। तभी उसे डेलाइला दिखी। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली क्वीन बी आज खौफ में थी और भेष बदल कर छुप रही थी। उसने केसी को बताया कि सारे टीचर्स उसे पकड़ने की फिराक में हैं। उसने सलाह दी कि इससे पहले कि टीचर्स कुछ और करें, उन्हें किसी की मदद लेनी होगी और टीचर्स का पर्दाफाश करना होगा। केसी राजी हुआ। डेलाइला स्टेन को ढूंढने निकल गई और केसी फैकल्टी की तरफ आया। फैकल्टी रूम का नजारा अजीब था। पूरा कमरा पानी की बोतलों से अटा पड़ा था
और टीचर्स पागलों की तरह पानी पी रहे थे। ईयर चेकअप के बहाने वो स्टूडेंट्स को अंदर बुला रहे थे। बच्चे हंसते खेलते अंदर जाते, लेकिन बाहर आते आते उनके चेहरे के भाव मर चुके होते, जैसे किसी ने उनका रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया हो। वहीं केसी ने स्टॉकली को देखा। वो देखने की कोशिश कर रही थी कि फैकल्टी रूम में क्या चल रहा है। उसे पता था कि कोई और यकीन करे ना करे, स्टॉकली जरूर उसकी बात पर यकीन करेगी। वो उसे लाइब्रेरी में ले आया और उससे कहा, स्टॉकली, क्या तुम्हें टीचर्स का बर्ताव अजीब नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लगता कि वो किसी के वश में है, शायद एलियंस के? ये सुनकर स्टॉकली हंस पड़ी। उसने कहा, सीरियसली केसी, एलियंस? देखो, मुझे साइंस फिक्शन पसंद है, पर हकीकत और कहानी में फर्क मुझे पता है। इस पर केसी ने समझाया, साइंस फिक्शन भी तो आगे चलकर सच हुए हैं स्टॉकली। क्या पता एलियंस इंसान के बीच ही छुपे हों और हमसे सच छुपाया जा रहा हो, जैसे एक्स फाइल में होता है। तुम कैसे साबित करोगी कि यह कहानी झूठी है? इस पर स्टॉकली ने गंभीरता दिखाई और कहा, वैसे केसी, तुम्हारी थियरी सुनने में मुझे हेनलिन की किताब पपेट मास्टर की याद दिलाती है। उसमें एलियंस छोटे पैरासाइट होते हैं जो इंसान के अंदर घुसकर उनका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं। पैरासाइट शब्द सुनते ही केसी का माथा ठनका। उसे वो अजीब जीव याद आया जो ग्राउंड में मिला था। केसी फौरन स्टॉकली को लेकर भागा। रास्ते में डिलाइला और स्टेन भी मिल गए। वो सब दौड़ते हुए साइंस लैब के उस फिश टैंक के पास पहुंचे जहां फरलॉन्ग ने उस नए जीव को रखा था, मगर टैंक खाली था। वो जीव वहां से गायब हो चुका था। केसी का शक यकीन में बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वो एक एलियन पैरासाइट था। उसने टीचर्स के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब वो इंसान नहीं रहे और वो यही पैरासाइट्स दूसरों में डालकर उन्हें भी बदल रहे हैं। स्टॉकली और डिलाइला खौफजदा थीं। उन्हें केसी की बात सच लग रही थी, मगर स्टैन ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे लगा ये तीनों पागल हो गए हैं। जहां लैब में ये तनाव था, वहीं बगल में सप्लाई रूम में माहौल बिल्कुल अलग था। नए स्टूडेंट मैरीबेथ और जिक एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, मगर रोमांस परवान चढ़ता उससे पहले ही उन्हें बगल में एलियंस और पैरासाइट वाली बहस सुनाई दी। जिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। वो मैरीबेथ को लेकर मजाक उड़ाने के इरादे से साइंस लैब में आ धमका और आते ही उन तीनों की टांग खिंचाई शुरू कर दी। तभी साइंस टीचर मिस्टर फॉरलॉन्ग वहां आ धमके। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? जिक ने केसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस्टर फॉरलॉन्ग, एक मजे की बात सुनिए। केसी को लगता है कि आप सब टीचर्स एलियन बन गए हैं। उम्मीद के उलट फॉरलॉन्ग हंसे नहीं, बल्कि उनका चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। केसी ने अब सीधे सवाल दागा, मिस्टर फॉरलॉन्ग, वो जीव कहां है जिसे हमने फिश टैंक में रखा था? फॉरलॉन्ग कुछ नहीं बोले और खामोशी से लैब के दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। खतरा भांप कर जिक ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर फॉरलॉन्ग ने उसका हाथ दबोच लिया और उसे किसी गुड़िया की तरह उठाकर दूर फेंक दिया। केसी का शक सही था। फॉरलॉन्ग अब इंसान नहीं रहे थे। उस पैरासाइट ने उन पर कब्जा कर लिया था। केसी भागने के लिए लपका तो फॉरलॉन्ग ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। गनीमत थी कि स्टैन ने उसके गिरने से पहले ही उसे रोक लिया। तभी जिक ने गुस्से में पास पड़े पेपर कटर का ब्लेड उखाड़ा और पूरी ताकत से फॉरलॉन्ग पर वार किया। फॉरलॉन्ग ने बचाव में अपना हाथ आगे किया और उनकी उंगलियां कटकर अलग हो गईं, मगर उन्हें दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब वो कटी उंगलियां जमीन पर तड़पने लगीं और जिंदा कीड़ों की तरह रेंगने लगीं। फॉरलॉन्ग ने जिक को दबोच लिया। उसका जबड़ा इंसानी सीमा से ज्यादा खुल गया और मुंह से एक लिसलिसा पैरासाइट बाहर निकला। वो पैरासाइट जिक के अंदर घुसकर उसे भी इन्फेक्ट कर सकता था। हड़बड़ी में जिक ने अपने नशीले पदार्थ स्केट से भरा वो पेन निकाला और उसे सीधा फॉरलॉन्ग की आंख में घोंप दिया। दर्द से बिलबिलाते हुए फॉरलॉन्ग ने जिक को उठाकर फिश टैंक में दे मारा, जिससे जिक बुरी तरह घायल हो गया। फॉरलॉन्ग दोबारा हमला करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। उसकी जख्मी आंखों से झाग जैसा सफेद तरल बहने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वो तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। सब सन्न रह गए। मतलब साफ था, जिक का वो नशीला पाउडर स्केट उन एलियंस के लिए जहर था। अब स्टैन और जिक को भी यकीन हो गया था कि स्कूल पर एलियंस का कब्जा हो चुका है। स्टैन ने घबराते हुए कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा।
किसी ने फुर्ती दिखाते हुए मिस्टर फॉरलॉन्ग के मुंह से निकले उस पैरासाइट को एक कंटेनर में भर लिया। इसके बाद वो सब चुपचाप स्कूल से बाहर निकलने लगे। गलियारों से गुजरते वक्त उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। स्कूल का हर बच्चा और टीचर अब उस एलियन पैरासाइट का शिकार बन चुका था। जिन चेहरों पर कभी हंसी मजाक होता था वो अब एकदम सपाट और वीरान थे। हर नजर उन्हें किसी शिकारी की तरह घूर रही थी। वो किसी तरह पार्किंग तक पहुंचे। जिक ने जल्दी से सबको अपनी कार में ठूंसा और एक्सीलेटर दबा दिया। स्कूल की बाउंड्री पार करते ही उन सब ने राहत की सांस ली। उन्होंने मदद के लिए सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, मगर थोड़ी दूर जाते ही जिक ने जोर से ब्रेक मारा। सामने रास्ते पर पुलिस की नाकाबंदी थी। पुलिस वालों के हाव भाव भी बिल्कुल स्कूल के टीचर्स जैसे थे। वही ठंडी आंखें और अजीब सा बर्ताव। साफ था वे सब भी इन्फेक्ट हो चुके थे। बाहर रहना सुरक्षित नहीं था। कोई और रास्ता ना देख जिक गाड़ी घुमाकर सबको अपने घर ले आया। जिक ने अपने गैरेज को ही एक साइंस लैब बना रखा था। वहां वो अपना नशीला पाउडर स्केट तैयार करता था। घर को खाली देखकर मेरी बेथ ने पूछा, तुम्हारे मॉम डैड कहां हैं? जिक ने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसके गैर जिम्मेदार माँ बाप अक्सर दूसरे देशों में घूमते रहते हैं और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तभी केसी और स्टेन की नजर जिक के पास रखी एक बंदूक पर पड़ी, जिससे वो थोड़ा असहज हो गए। खैर, उन्होंने बंदूक की बात छोड़कर असली मुद्दे पर ध्यान दिया। पुलिस से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी एलियन से इन्फेक्ट हो चुके थे। उन्हें डर था कि शायद अब तक उनके पेरेंट्स भी इन्फेक्ट हो चुके होंगे। इसी उधेड़बुन के बीच जिक ने उस एलियन पैरासाइट की जांच शुरू की। वो समझना चाहता था कि ये जीव काम कैसे करता है। उसने पैरासाइट का पिछला हिस्सा काटकर अपने पालतू चूहे के पिंजरे में डाल दिया। फिर उसने उस टुकड़े पर पानी टपकाया। पानी पड़ते ही वो बेजान टुकड़ा जैसे जीवित हो उठा। उसने अपने रेशेदार टेंटिकल्स फैलाए, चूहे को दबोचा और सीधा उसके शरीर के अंदर घुस गया। चूहे का बर्ताव भी बदलने लगा। जिक ने चूहे को मार डाला और जब उसे चीर कर देखा तो नजारा खौफनाक था। चूहे का अंदर का पूरा शरीर सूखकर पापड़ हो चुका था। इस एक्सपेरिमेंट से जिक एक नतीजे पर पहुंचा। उसने कहा, देखा तुम लोगों ने, यह पैरासाइट अपने होस्ट के शरीर की नमी को सोख लेता है। शायद नमी इसे जिंदा रखती है। यानी इस पैरासाइट को पनपने के लिए एक बड़ा शरीर चाहिए जिसमें बहुत सारी नमी हो, और ऐसा शरीर केवल इंसान के पास है। हमारा इंसानी शरीर ज्यादातर पानी से ही बना है, इसलिए ये इंसानों को शिकार बना रहे हैं, उन्हें होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए जिक ने अपनी नशीली दवाई स्केट उस पैरासाइट पर डाली, जिसने उस पैरासाइट को पूरी तरह से सुखाकर मार दिया। जिक ने बताया कि मेरे इस पाउडर में कैफीन की बहुत भारी मात्रा है और कैफीन शरीर से पानी सोखता है। इसने उस पैरासाइट को पूरी तरह डिहाइड्रेट कर दिया और वो मर गया। यानी स्केट वो हथियार है जिससे हम उन एलियंस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन केसी ने चिंता जताते हुए कहा, पर हम कितनों को मारेंगे जिक? पूरा स्कूल, पूरी पुलिस, शायद पूरा शहर इन्फेक्ट हो चुका है। हम एक एक करके सबके पीछे नहीं भाग सकते। हम अपनों को नहीं मार सकते। तभी स्टॉकली ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे दोस्तों, एक थियरी है। जिक ने पैरासाइट का एक छोटा सा टुकड़ा काटा था, फिर भी वो जिंदा था और उसे पता था कि उसे क्या करना है। वो चूहे के अंदर पनपने लगा। इसका मतलब यह है कि जीव अलग अलग होकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइंस फिक्शन में इसे हाइव माइंड कहते हैं। यानी कि उन पैरासाइट का कोई अपना दिमाग नहीं है। उन सबको कंट्रोल करने वाला कोई एक मास्टर एलियन या क्वीन एलियन जरूर होगी। जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मक्खी होती है जो सबको कंट्रोल करती है। अगर हम उस मास्टर एलियन को ढूंढकर मार दें तो सारे पैरासाइट से उसका कनेक्शन टूट जाएगा। दिमाग ही नहीं रहेगा तो फिर सारे पैरासाइट अपने आप ही मर जाएंगे। यानी हमें पूरी फौज से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उस एक लीडर को मारना है। स्टेन ने चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन फिर उन इंसानों का क्या होगा जिन पर उन पैरासाइट ने कब्जा कर रखा है? क्या वो भी मर जाएंगे? स्टॉकली ने भरोसा दिलाते हुए कहा, नहीं, पैरासाइट के मरते ही वो सब वापस नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। उन्हें अपने शरीर का कंट्रोल वापस मिल जाएगा। केसी को अब नया जोश आ चुका था। उसने कहा, फिर तो हमें जल्द से जल्द उस क्वीन को ढूंढकर खत्म करना होगा। अगर हमने देर की तो पूरा शहर हाथ से निकल जाएगा। मगर डेलाइला ने एक वाजिब सवाल उठाया। उसने कहा, यह इतना आसान नहीं है। हमें कैसे पता कि कौन एलियन है और कौन इंसान? क्या पता हमारे बीच कोई एलियन छुपा हो?
ये सुनते ही सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। माहौल में तनाव था। तभी जिक ने इसका तोड़ निकाला। उसने अपनी ड्रग दिखाते हुए कहा, हम में से कौन एलियन है यह पता लगाने का एक ही तरीका है, सबको मेरा स्केट लेना होगा। अगर कोई एलियन हुआ तो वो मर जाएगा, और अगर इंसान हुआ तो बस थोड़ा नशा होगा। जिक ने सबसे पहले केसी की तरफ पेन बढ़ाया। केसी ने बिना डरे स्केट खींच लिया। उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद स्टेन और स्टॉकली ने भी स्केट का अपना अपना शॉट लिया। वे तीनों साफ थे, बस नशे में झूमने लगे थे। अब बारी थी डिलाइला और मैरी बेथ की। केसी और स्टेन को नशे में पागलों जैसी हरकतें करते देख वो दोनों घबरा गईं और आनाकानी करने लगी, लेकिन जिक ने सख्ती दिखाई। उसने जबरदस्ती उन दोनों को पेन थमाए और एक एक साथ स्केट लेने को कहा। मैरी बेथ ने हिम्मत करके स्केट ले लिया और सुरक्षित रही, लेकिन डिलाइला ने अपना पेन जानबूझकर नीचे गिरा दिया और डर का नाटक करते हुए पीछे हट गई। स्टेन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, तभी खौफनाक मंजर सामने आया। डिलाइला के चेहरे की चमड़ी के नीचे अजीब सी हलचल होने लगी, मानो अंदर कीड़े रेंग रहे हो। साफ था डिलाइला भी एलियन पैरासाइट से इन्फेक्टेड थी। उसने अपनी अमानवीय ताकत से स्टेन को उठाकर दूर फेंक दिया। ये देखकर केसी ने डिलाइला पर बंदूक तान दी, लेकिन उसका हाथ कांपने लगा। वो डिलाइला को पसंद करता था, इसलिए ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब स्टॉकली ने उसके हाथ से बंदूक छीनी और बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियां चलानी शुरू कर दी। मगर डिलाइला बिजली की फुर्ती से गोलियों से बच निकली और लैब का सामान तहस नहस करती हुई वहां से भाग गई। केसी अब किसी भी हाल में डिलाइला को बचाना चाहता था। उसने सबको तैयार किया और समझाया कि उन एलियंस को खत्म करने का हथियार सिर्फ उनके पास है। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उन्हें हर हाल में मास्टर एलियन को मारकर सबको बचाना ही था। सभी तैयार हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो मास्टर एलियन आखिर मिलेगा कहां। तब स्टेन ने दिमाग लगाया। उसने कहा, आज फ्राइडे हो दोस्तों, और आज है फुटबॉल का टूर्नामेंट। सैकड़ों की भीड़ वहां होगी, यानी सैकड़ों नए शरीर। मुझे यकीन है कि वो सारे एलियंस उनका शिकार करने के लिए वहीं जमा होंगे। ये सुनते ही जिक ने गाड़ी निकाली। वो सब स्कूल की तरफ निकल पड़े। मुश्किल ये थी कि उनके पास अब बहुत थोड़ा सा स्केट बचा था, यानी मास्टर एलियन को ढूंढकर मारने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही मौका होने वाला था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने देखा वहां फुटबॉल मैच का शोर गूंज रहा था। शहर के लगभग सारे लोग मैच देखने आए थे। हालात बदतर थे। स्कूल टीम के सारे प्लेयर्स पर पहले ही एलियंस का कब्जा था और अब वो मैच के दौरान ही दूसरी टीम के खिलाड़ियों को चुन चुनकर पैरासाइट से इन्फेक्ट कर रहे थे। उधर स्टेन, जिक, केसी, स्टॉकली और मैरी बेथ छुपकर स्कूल के जिम में बैठे थे और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो मास्टर एलियन कौन हो सकता है। स्टॉकली का मानना था कि वो मास्टर एलियन प्रिंसिपल ड्रेक होनी चाहिए। उसका तर्क था कि क्वीन हमेशा पावर में रहना पसंद करती है और इस स्कूल की इंचार्ज प्रिंसिपल ड्रेक ही है, इसलिए वो एलियन की लीडर हो सकती है। वो अभी चर्चा कर ही रहे थे कि प्रिंसिपल ड्रेक वहां आ धमकी। उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया, तुम सब इस वक्त यहां क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। मगर वो सब तैयार थे। जिक और स्टेन ने पीछे से उस पर जाल फेंका। स्टेन ने फौरन बंदूक तान दी, जबकि केसी स्केट से भरा पेन लेकर आगे बढ़ा। खुद को फंसा देख ट्रेक गिड़गिड़ाने लगी और बेकसूर होने का नाटक करने लगी। उसके आंसू देखकर केसी ठिठक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्रेक भागने लगी, लेकिन जिक ने कोई रहम नहीं दिखाई। उसने झपटकर स्टेन से बंदूक छीनी और सीधा ड्रेक के सिर पर गोली मार दी। वो वहीं ढेर हो गई। सिर से बहते खून को देखकर केसी का दिल बैठ गया। उसे लगा कि उसने गलती कर दी है, शायद वो इंसान थी। तभी ड्रेक का बेजान शरीर झटके से उठ खड़ा हुआ। घाव से खून की जगह बिलबिलाते कीड़े निकलने लगे। ये देख केसी डर के मारे जम गया, मगर मैरी बेथ ने फुर्ती दिखाई। उसने स्केट का पूरा जार ड्रेक के ऊपर उड़ेल दिया। स्केट पड़ते ही ड्रेक तड़पने लगी। उसका शरीर धुआं छोड़ते हुए गलने लगा और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से खत्म हो गई। उन सबको पूरा यकीन था कि उन्होंने एलियन क्वीन को खत्म कर दिया। उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। फुटबॉल मैच खत्म हो चुका था और लोग अपने घर जा रहे थे, मगर इतनी दूर से यह पता लगाना मुश्किल था कि वो नॉर्मल हुए या नहीं। तभी स्टेन ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। जिक ने हिफाजत के लिए उस स्केट से भरा पेन थमा दिया। स्टेन की ये बहादुरी देख स्टॉकली खुद को रोक नहीं पाई। उसने स्टेन को किस करके अपने प्यार का इजहार किया
और उसे सही सलामत वापस लौटने को कहा। स्टेन ने वादा किया और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टेन ने देखा कि कोच विलिस अपनी टीम के साथ बारिश में भीग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उनके करीब पहुंचा, जो उसने देखा उसकी रूह कांप उठी। विलिस के चेहरे पर इंसानियत नहीं बल्कि उस खूंखार एलियन की झलक थी। उसके चेहरे से रेशेदार टेंटिकल्स बाहर लहरा रहे थे, मानो वो बारिश के पानी का जश्न मना रहे हों। ड्रेक के मरने के बावजूद कोई ठीक नहीं हुआ था। मतलब साफ था, ड्रेक क्वीन नहीं थी। उधर जिम के अंदर सन्नाटा था। जिक और बाकी सब अपनी सांसें थामे स्टेन का इंतजार कर रहे थे। तभी स्टेन वापस आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ड्रेक क्वीन नहीं थी, बाहर कोई भी नॉर्मल नहीं हुआ। कोच विलिस मेरे पीछे पड़े हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। मगर जिक को शक हुआ। उसने दरवाजा खोलने के बजाय आखिरी स्केट पेन दरवाजे के नीचे से बाहर सरका दिया और स्टेन को उसे लेने को कहा। मगर स्टेन ने वो पेन उठाया, मगर तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो इन्फेक्टेड हो चुका था। उसने पेन से सारा स्केट खाली कर दिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटा तो वो वहां से भाग गया। स्टेन को इस हालत में देखकर स्कॉटली की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्केट के खत्म होते ही वो निहत्थे हो गए थे। तभी जिक ने बताया, मेरे पास और स्केट है, लेकिन वो मेरी गाड़ी में रखा है। हालात ऐसे थे कि बाहर जाना मौत को दावत देना था, लेकिन बिना स्केट के अंदर रुकना भी सुरक्षित नहीं था। उन्होंने रिस्क लिया। स्टॉकली और मैरी बेथ को जिम में छोड़कर जिक और केसी चुपके से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने कोच विलिस को अपनी टीम के साथ गश्त लगाते देखा, जिसमें अब स्टेन भी शामिल था। वो फौरन एक बस के नीचे छुप गए। कार सामने ही थी, लेकिन एलियंस का पहरा सख्त था। तय हुआ केसी उनका ध्यान भटकाएगा ताकि जिक कार तक पहुंच सके। केसी बाहर निकला और एलियंस को अपनी ओर आकर्षित करके भागने लगा। वो जान बचाकर पास खड़ी एक बस में जा छुपा। उसने अभी राहत की सांस ली ही थी कि अंदर से आवाज आई, कैसे हो मेरे प्यारे केसी? वो डिलाइला थी। केसी बुरी तरह फंस चुका था। बाहर विलिस की टीम ने बस को घेर लिया था। अंदर डिलाइला मौत बनकर उसके सामने खड़ी थी। इतने में ही बाहर से एक प्लेयर कांच तोड़ता हुआ बस के अंदर घुस आया। मौत करीब थी, लेकिन तभी केसी की नजर बस के रूफ वेंटिलेशन पर पड़ी। वह फुर्ती से वहां से बाहर निकला और पूरी जान लगाकर भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ जिक मौका देखकर अपनी कार तक पहुंच गया। उसने डिक्की खोली, लेकिन वहां स्केट नहीं थी। निराश होकर उसने डिक्की बंद की तो सामने मिस बर्क को खड़ा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनका शर्मीलापन गायब था। वो बेहद बिंदास लग रही थी। साफ था वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो जिक के साथ फ्लर्ट करने लगी। जिक ने भी चालाकी दिखाई और उन्हें बातों में उलझाते हुए ड्राइवर सीट की तरफ खिसक गया। उसने देखा स्केट के पेन वहीं सीट पर पड़े थे। मौका मिलते ही वो कार में कूदा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। मगर मिस बर्क ने खिड़की का कांच तोड़ दिया और अंदर घुसकर उस पर झपट पड़ी। जिक ने फुर्ती से सीट बेल्ट लगाई और कार सीधा सामने खड़ी बस में ठोक दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिस बर्क शीशा तोड़ते हुए कार से बाहर जा गिरी। जिक जख्मी हालत में स्केट के सारे पेन समेटकर कार से बाहर निकला। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी और उसका खून जम गया। मिस बर्क का सिर धड़ से अलग हो चुका था। उनकी कटी हुई सिर से टेंटिकल्स निकल आए थे और वो सर किसी केकड़े की तरह अपने धड़ की तरफ रेंगता हुआ बढ़ रहा था। जिक की रूह कांप गई। उसने पल भर की भी देर नहीं की और स्केट सीने से लगाकर वहां से भाग निकला। उधर जिम के अंदर स्टॉकली और मेरी बेथ हताश बैठी थीं। तभी मेरी बेथ ने कहा, स्टॉकली, तुम्हें पता है एलियन पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पैरासाइट उन्हें वही बना देता है जो वो अंदर से है। क्या तुम अपने असली रूप को बाहर नहीं लाना चाहती? क्या तुम थक नहीं गई हो दुनिया के लिए वो बनने का नाटक करते करते जो तुम नहीं हो? क्योंकि मैं तो थक गई हूं यह इंसान होने का नाटक करते करते। स्टॉकली सन्न रह गई। वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही मेरी बेथ ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा। स्टॉकली दूर जाकर गिरी। जब उसने सिर उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैरी बेथ के हाथ अब हाथ नहीं रहे थे। वहां से टेंटिकल्स निकल आए थे। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बदलने लगा और उसने अपना असली और खौफनाक रूप ले लिया। वो एक विशाल कीड़े में बदल गई। सीधी सादी दिखने वाली मैरी बेथ ही असल मास्टर एलियन थी।
तभी केसी वहां आ पहुंचा। एलियन क्वीन का वो खौफनाक असली रूप देखकर वो सन्न रह गया। क्वीन उन पर झपटी, जिससे बचने के लिए केसी और स्टॉकली स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वो किनारे पर दौड़ ही रहे थे कि एलियन ने पानी में छलांग लगा दी। पानी के अंदर उसकी रफ्तार किसी शिकारी जैसी थी। उसने झपटकर स्टॉकली को दबोच लिया और नीचे खींचा, जिससे स्टॉकली का चेहरा जोर से जमीन पर टकराया और वो बेहोश हो गई। अगले ही पल एलियन क्वीन उसे घसीटते हुए गहरे पानी में ले गई। पानी के अंदर वो दानव अपने नुकीले दांतों से उस पर वार करने ही वाली थी कि स्टॉकली को होश आ गया और पूरी फुर्ती से वो पीछे हट गई। केसी ने हाथ बढ़ाया, उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। दोनों बदहवास होकर भागे और पास के स्टोर रूम में जा छुपे। उधर एलियन क्वीन पानी से बाहर निकली। उसने वापस मेरी बेथ का रूप ले लिया, बिना कपड़ों के, बिल्कुल खामोश। अब वो दबे पाव मौत बनकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच जिक भी उन्हें ढूंढता हुआ स्टोर रूम में आया। स्टॉकली ने उसे फुसफुसाकर अपने पास बुलाया, मगर तभी मेरी बेथ वहां पहुंच गई। मेरी बेथ मासूम होने का दिखावा करने लगी। वो जिक से कहने लगी, स्टॉकली क्वीन एलियन है। लेकिन मेरी बेथ की हालत और उसके हाव भाव से जिक समझ गया कि मेरी बेथ ही असली क्वीन एलियन है। उसने सीधा सवाल किया, मेरी बेथ, तुमने भी तो स्केट ली थी, पर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? मेरी बेथ ने खुलासा किया कि उसने स्केट लेते वक्त अपनी नाक ब्लॉक कर दी थी और पेन का ढक्कन खोलकर स्केट को नीचे गिरा दिया था। जिक के हाथ में एक और स्केट से भरा पेन था। मेरी बेथ को बातों में उलझे हुए देखकर वो पूरी फुर्ती के साथ मेरी बेथ पर वार करने के लिए लपका, लेकिन तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। स्टॉकली ने हवा में उसका हाथ दबोच लिया। जिक ने देखा स्टॉकली बदल चुकी थी। स्विमिंग पूल में वो एलियन क्वीन का शिकार बन चुकी थी। वो जिक पर हमला करने ही वाली थी, तभी पीछे से केसी ने उसे दबोच लिया और पूरी ताकत से खींचकर उसे वहां रखे एक पिंजरे में बंद कर दिया। उधर एलियन क्वीन ने अपना असली रूप लिया और एक ही बार में जिक को अधमरा कर दिया। अब उसका एकमात्र शिकार केसी था, जो डरा सहमा एक कोने में छुपा हुआ था। उसे बाहर निकालने के लिए क्वीन ने पैतरा बदला और वापस मेरी बेथ का रूप धारण कर लिया। वह अंधेरे में केसी को ढूंढते हुए अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगी। उसने बताया कि वो एक ऐसे प्लेनेट से आई है जहां समंदर ही समंदर थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्लेनेट सूखने लगा और वहां जीवन खत्म होने लगा। इसलिए अपनी प्रजाति को बचाने के लिए वो धरती पर आई। उसने केसी से वादा किया कि वो इंसानों के साथ जुड़कर उन्हें एक बेहतर प्रजाति बना देगी। लेकिन केसी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला था। उसने चुपके से जिक के पास गिरे स्केट के पेन उठा लिए। केसी ने जानबूझकर शोर मचाया, जिम की तरफ भागा। उसे भागता देख क्वीन अपने असली विशाल रूप में आ गई और उसका पीछा करने लगी। केसी ऑटोमेटिक ब्लीचर्स यानी बैठने वाली सीढ़ियों से पीछे आया और एक स्विच दबाकर उसके पीछे घुस गया। एलियन भी उसके पीछे भागी, लेकिन उसी पल ऑटोमेटिक सीढ़ियां फोल्ड होने लगीं। केसी पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया, पर एलियन का विशाल शरीर उसमें फंस कर रह गया। केसी ने बड़ी ही चालाकी से एलियन को वहां कैद कर दिया। उसने एक पल भी नहीं गवाया और एक स्केट पेन पूरी ताकत से क्वीन की आंखों में घोंप दिया। क्वीन दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन मरते मरते उसने केसी के चेहरे पर पैरासाइट की बौछार कर दी। कीड़े केसी के खाल में घुसने लगे। वो दर्द से तड़प उठा, मगर तभी स्केट ने अपना असर दिखाया। उसने क्वीन के शरीर का कतरा कतरा पानी सोख लिया। उसका शरीर सूख कर बिखरने लगा और आखिरकार उस खौफनाक एलियन क्वीन का अंत हो गया। उसके मरते ही केसी के चेहरे से पैरासाइट बाहर निकल आए और वो भी मर गए। केसी ने सुकून की सांस ली और सीधा स्टॉकली के पास आया। स्टॉकली अब नॉर्मल हो चुकी थी। उसकी थियरी सही साबित हुई। क्वीन एलियन के मरते ही सारे इन्फेक्टेड इंसान नॉर्मल हो चुके थे। उधर जिक भी मौत के मुंह से बच निकला था। किसी की हिम्मत ने आज दुनिया को एक भयानक खतरे से बचा लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इस एलियन हमले का सच पता चला और केसी, जो कल तक एक आम लड़का था, अब इंसानियत का हीरो बन गया। आखिरकार उसने अपने प्यार डिलाइला का दिल भी जीत लिया। स्टेन और स्टॉकली की प्रेम कहानी भी सफल हुई। जिक ने गलत काम छोड़कर फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लिया। उन सब की जिंदगी का एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू हुआ और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।